हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस। ठीक है, और ये जो हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वे बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मद्य निषेध दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ठीक है, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सभी कोई पहले गौर से क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन करिएगा। सबसे पहले आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है कि यदि स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस 25/144 बराबर है 1 प्लस x/12, तो हमें इस x का मान बता देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस 25/144। ठीक है, और ये बराबर है 1 प्लस x/12 के। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर देखिए यहाँ जो LHS है ना, ये क्या है, ये है LHS। तो हम पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम LCM लेंगे LHS में, अगर हम LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 144 LCM होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 144। ठीक है, और 25 प्लस 25 ये हो गया, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा ये, अब ये बराबर क्या होगा, ये यहाँ से हो जाएगा 144 प्लस 25 कितना होगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, 169 बटा में 144। देखिए 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 और 144 के वर्गमूल हो जाएगा 12, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारा 13/12 के। और ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि 13/12 बराबर 1 प्लस x/12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारे पास अब ये समीकरण आ गया, इसको अब हम कंपेयर करेंगे। देखिए ये जो लिखा है 13/12, क्या है 13/12, क्या हम इसको 1 प्लस 1/12 लिख सकते हैं क्या हम 13/12 को 1 प्लस 1/12 लिख सकते हैं। देखिए जब आप यहाँ से फिर LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 प्लस 1, यानी कि 13/12 ही फिर आ जाएगा यहाँ से, ये फिर अब 13/12 ही आ जाएगा। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि 13/12 की जगह पर हम 1 प्लस 1/12 लिख सकते हैं। तो बस हो गया हमारा काम खत्म। यहीं पर हम 13/12 की जगह पर 1 प्लस 1/12 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/12, और ये किसके बराबर है, ये है हमारा 1 प्लस x/12 के। तो अब आप क्या करिए, अब आप LHS और RHS में आप कंपेयर कर लीजिए और देखिए कि x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x का मान, यहाँ से x का, देखिए ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर देखिए 12 है तो यहाँ पर भी 12 है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि x बराबर 1 होगा। ये दोनों कंपेयर करने पर क्या रहा, x का मान आ जा रहा है 1 के। तो यानी कि यहाँ से x का मान हो जाएगा हमारा 1, x का मान हो जाएगा हमारा 1, x का मान हो जाएगा हमारा 1। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और इसमें हम बस थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर लगाए हैं और आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर कि देखिए क्वेश्चन में अब क्या बोला जा रहा है। देखिए भैया क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग और उनका गुणनफल। देखिए
कभी कभी क्वेश्चन में होता है द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग और उनका गुणनफल, और कहीं कहीं होता है द्विघात समीकरण के मूलों का योग और उनका गुणनफल। तो ये जो मूल है ना, इसी को ही बोला जाता है शून्यक। कभी कभी मूल को ही शून्यक बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का, हम लोग जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है हमारा द्विघात समीकरण। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग या फिर शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, एंड किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। बस सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग यानी कि माइनस बी बाई ए का मान कितना दिया गया है भैया, माइनस बी बाई ए का मान, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 6 और ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 3। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग और उनका गुणनफल, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आप जो है मूलों का योग और उनका गुणनफल को यूज करके आप द्विघात समीकरण को लिख दीजिए, तो बस यहाँ पर आप सिंपल सा फंडा लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो गया आपके पास किसी भी द्विघात समीकरण के जनरल फॉर्म। अगर क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया हो कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग दिया गया यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया हो और अल्फा इंटू बीटा के मान अगर दिया गया हो, तो बस आप सिंपल से इसका यूज करके आप द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है 6 दिया गया है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 3 बराबर 0। इसलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या आ गया भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। हमारा आंसर आ गया सामने। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ से आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की तो हमें लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और हम इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं ये भी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि दिया हुआ है कि मौसा, किसका मौसा, तो 253 और 440 का मौसा है 11। क्वेश्चन में है कि 253 और 440 का मौसा है 11 और 253 और 440 का लौसा है 253 गुना r। तो हमें इस r का मान बता देना है। देखिए दिया गया है कि 253 और 440 का क्या दिया गया है, मौसा दिया गया है। मौसा दिया गया है कितना, 11 दिया गया है और इन्हीं का यानी कि 253 और 440 का लौसा दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 253 गुना r। ठीक है, तो हमें इस केवल r का मान बता देना है, हमें केवल इस r का मान बता देना है कि यहाँ पर r का मान क्या होगा। तो देखिए आप जो है क्लास 10th में एक टॉपिक को पढ़े होंगे, आप क्लास 10th में एक टॉपिक को पढ़े होंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक बात बताया गया होगा,
देखिए अगर आप क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको एक बात बताया होगा कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई यहाँ पर दो क्या है धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि अगर हम इन दोनों धनात्मक पूर्णांक को क्या कर दे, गुना कर दे, यानी कि ए गुना बी कर दे, तो ये बराबर हो जाता है मौस ए बी का मौस और गुना ए बी का लस, ए बी का ही लस। देखिए अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ठीक है, तो अगर हम उन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देते हैं तो बराबर क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का मौस और गुना उन दोनों संख्याओं के लस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 253 और दूसरी संख्या है 440, यानी कि देखिए ए बराबर क्या है 253 है एंड बी बराबर है 440, ठीक है। तो बस यहाँ पर ए और बी का मान आपके सामने है और आपके पास यहाँ कंसेप्ट है, ठीक है। आप क्या करिए, आप जल्दी से अब इसका यूज कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 253 गुना 440 बराबर, इसका मौसा कितना है 253 और 440 का मौसा है 11 और इसका लौसा है 253 गुना आर, ठीक है। तो हमें इस आर का मान बता देना है। तो देखिए ये दोनों क्या है आर के साथ गुना में है, ये दोनों आर के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 253 गुना 440 और बट्टा में 11 गुना 253 बराबर आर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अब आराम से हम आर का मान निकाल सकते हैं। देखिए 253 से 253 हो जाएगा कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 11 चौक 44, यानी कि 40 बार में कट जाएगा और ये हो गया हमारा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा हमारा 40, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तो अगर हम उन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देते हैं, अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है तो अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा इन्हीं दोनों संख्याओं का मौस गुना उन्हीं दो संख्याओं का लौसा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर का मान आराम से निकाल लिए हैं, आर का मान आया हमारा 40, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले, अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। आप जरा क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि एक वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या क्या है r है, अगर किसी वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या क्या है r है और वह वृत्त के केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाता है तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बता देना है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है भैया कि एक वृत्त है और इसके इसके अंदर एक त्रिज्या खंड बना हुआ है। एक वृत्त है और उस वृत्त के अंदर एक त्रिज्या खंड बनाया जा रहा है और इसका जो है त्रिज्या कितना है r दिया गया है, ये भी r है, ये भी r है और यहाँ जो बीच पर यानी कि यहाँ जो केंद्र पर कोण बनाया जा रहा है, ये कोण का मान है x डिग्री, क्या है x डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा में 360 गुना पाई r स्क्वायर। क्या होता है, किसी भी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर जहां आर क्या होता है, आर त्रिज्या होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है बड़ी आर और थीटा का मान दिया गया है x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ पर बस केवल मान को पुट कर देंगे तो क्या होगा, थीटा है x डिग्री यानी कि x बटा 360 अगुना पाई बड़ा आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बस देखते ही आपको आंसर मारना है, ये बस डायरेक्ट फार्मूला ही तो है, और क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ से आप यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, बस त्रिज्या किसी भी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले ही कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 22/7 मानक एक कौन सी संख्या है। ऑप्शन है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या फिर सम्मिश्र संख्या है, या फिर काल्पनिक संख्या है। देखिए 22/7 जो होता है, 22/7 जो होता है ये आपका इर्रेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। 22/7 जो होता है ये इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा एक बात, देखिए आप तो रट लिए होंगे कि 22/7 एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन आखिर ये अपरिमेय संख्या होता क्यों है, इसका कंसेप्ट क्या है, आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो आप मेरे बातों पर जरा गौर करिए। देखिए अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो ना, अगर देखिए यहां पर बस सिंपल सा फंडा क्या है, सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो तो इस तरह के नंबर को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर दशमलव में कुछ इस तरह से हो, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1.25442054372 एंड यहाँ पर क्या होगा डॉट, यहाँ पर अरे क्या हो जा रहा है बार बार, पेन कहाँ गया, देखिए क्या हो और लास्ट में यहाँ पर डॉट 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 हो। तो यानी कि ऐसा दशमलव वाला ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद न तो खत्म हो, देखिए ये लास्ट में यहाँ पर 3 डॉट का यूज किया गया, इसका मतलब ये कि ये जो नंबर है दशमलव के बाद अब खत्म होने वाली नहीं है, अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ दशमलव के बाद लगातार कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, रिपीट नहीं कर रही है। लगातार कोई भी नंबर यहाँ पर दशमलव के बाद लगातार कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही है। तो इस तरह के नंबर जो होता है वह इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो जब आप 22/7 को भाग दीजिएगा, जब आप 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह के ही नंबर आएगा, क्या आएगा 3.14 और बहुत सारा ऐसे नंबर आते चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए 22/7 एक अपरिमेय संख्या होता है, 22/7 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, मैं ये आशा करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 3x² + 8x + 2 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा।
ठीक है, देखिए क्या है, ये जो हमारा द्विघात समीकरण है इसका यहाँ पर देखिए दो मूल है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग होता है -b/a एंड किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, और ये देखिए यहाँ आप जब आप इस समीकरण को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि a बराबर दिया गया है 3 और b बराबर दिया गया है 8 और c बराबर दिया गया है 2। दिया गया है समीकरण में a का मान दिया गया है कितना, a का मान है 3, b का मान है 8 और c का मान है 2। तो अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो क्या होगा, क्या होता है -b/a यानी कि -8/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -8/3 एंड अगर हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले तो क्या होता है c/a यानी कि 2/3। ठीक है, यही हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -8/3 और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 2/3। हमें मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो यहाँ से क्या होगा, लिख रहे हैं हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, यही है। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा और यहाँ हो जाएगा बीटा और प्लस अल्फा। ठीक है, बस देखिए यहाँ क्या है, प्लस में देखिए आगे पीछे अल्फा बीटा है। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर कर दे रहे हैं इसी को अगले स्टेप में हम यहाँ पर कर दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं 8/3, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं 8/3। तो हम यहाँ पर रखेंगे, सॉरी यहाँ पर -8/3 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -8/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -8/3 और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का हम मान निकाले हैं 2/3। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अरे भैया यहाँ पर देखिए ना, ये क्या होगा -8/3 और ये गुना 3/2 होगा, यानी कि ये 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल आउट और 2 चौका 8 यानी कि -4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, -4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा और इसमें जो हम कंसेप्ट यहाँ पर यूज किए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये आप बचपन से ही करते आ रहे हैं। ये आप लगभग मुझे याद होगा कि आप लोग इस तरह का सॉल्यूशन हाँ क्लास 10th से करते आ रहे होंगे। ठीक है, जब आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया गया होगा तो आप जो है क्लास 10th से ही करते आ रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए -4 होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है गुणनफल 81 गुना 82 गुना 83 ... गुना 89 में इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 गुना 85 गुना 86 गुना 87 गुना 88 गुना 89। हमें क्या करना है, इन सबको गुना करके इन सबको गुना करेंगे और फिर यहाँ पर इसका जो भी इकाई गुना करने पर जो गुणनफल आएगा उसका क्या होगा, उसी का हमें इकाई अंक बता देना है। सपोज करिए कि आप जब इस संख्या को गुना करेंगे 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 गुना 85
गुना 86 गुना 87 गुना 88 गुना 89। जब आप इन सबको गुना करेंगे तो यहाँ पर जो भी गुणनफल आएगा उसका जो इकाई अंक होगा उसी का मान हमें बता देना है। तो क्या आप इन सबको गुना करोगे? क्या आप इन सभी संख्या का गुना करोगे? अरे भैया यहाँ पर कंसेप्ट सीखिए, यहाँ पर क्या करना है, कंसेप्ट सीखना है। हमें क्या बोला जा रहा है, हमें इकाई अंक ना पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी इकाई अंक, यहाँ पर जितने भी फैक्टर के रूप में जो संख्या है उन सबके इकाई में आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप 1 गुना 2 करोगे तो आएगा 2, और इस 2 से आप इस 3 में गुना करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा, और 6 चौका 24, और इसका जो इकाई अंक आ गया ना 24 में जो 4 आ गया है, इस 4 से अब हम करेंगे 5 में, तो 5 चौका 20। यानी कि यहाँ देखिए अब हम आगे भी नहीं करेंगे, यहाँ पर एक और ट्रिक हम लगाएंगे। यहाँ 0 आ गया ना अब, और हम ये जानते हैं कि 0 में अब हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो मान का आएगा 0 ही आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि जब आप 81 गुना 82 गुना 83 गुना लास्ट आप यहाँ तक 89 तक आओगे तो आपका जो भी गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक 0 होगा। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो आप अपना कैलकुलेटर निकालिए और इसके एग्जैक्ट वैल्यू को आप ठोक दीजिए, आपके सामने आपका आंसर होगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। हम कैसे निकाले हैं जरा फिर से समझिए। जब भी अगर हमें इकाई अंक निकालने के लिए बोला जाए, किसी भी गुणनफल का अगर हमें इकाई अंक निकालने के लिए बोला जाए, और अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ, और अगर क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से रहे, और अगर क्वेश्चन जो है अगर इस तरह से रहे और हमें इसका इकाई अंक पूछा जाए तो बस सिंपल सा हम काम करेंगे। यहाँ इन सभी संख्या के जो इकाई अंक है ना उन सब में हम उन सबको आपस में गुना करा देंगे। तो 1 गुना 2 आ गया है 2, 2 3 का होगा, 2 3 6 होगा, और 6 चौका 24 होगा। यहाँ देखिए अब ये 2 अंक का बन गया, तो क्या हम 24 में 5 से गुना करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ जो अब इसका इकाई अंक है इसके इकाई अंक में अब हम गुना करेंगे, यानी कि 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, फिर यहाँ पर आ गया 2 अंक का, यहाँ पर जो संख्या है 2 अंक का है, तो अब हम फिर अब इस संख्या के इकाई अंक से गुना करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जब इस 0 में 6 से गुना करेंगे तो फिर इकाई अंक हमारा 0 आ जाएगा। अब हम 0 में अब किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो मान हमारा 0 ही होगा, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 0 होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको जो है कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में है, यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है तो उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण होगा। देखिए यहां पर क्या है कि एक त्रिभुज है, यहां पर एक त्रिभुज है जिसका शीर्षाभिमुख कोण कितना है, 130 डिग्री है। सपोज करिए कि ये कोण ए बी और सी है और इसका शीर्षाभिमुख कोण यानी कि ये कोण हमारा दे दिया गया है 130 डिग्री। ये जो हमारा कोण है, ये जो कोण है हमारा, ये कितना डिग्री का है, 130 डिग्री का कोण दिया गया है। और फिर बोला जा रहा है तो उसके यानी कि इस त्रिभुज के आधार के समद्विभाजक, यानी कि इस त्रिभुज के आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए इस त्रिभुज के आधार के समद्विभाजक के बीच का कोण हो जाएगा, ये होगा कोण। ठीक है, हमें इसी कोण का मान बता देना है, हमें इसी कोण का मान बता देना है। तो हम मानते हैं कि ये O है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि कोण BOC यानी कोण BOC यानी कि हाई कोण कितना होगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होता है 90 प्लस
ये जो कोण गिवन है यानी कि कोण ए का आधा, यानी कि इस दिए गए शीर्षाभिमुख कोण के आधा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस क्या होगा 130/2, यह ना होगा 130/2, यानी कि ये हो गया आपका 90 और ये और प्लस ये कितना हो जाएगा यानी कि 50 और 10 60 65 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 65। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर शायद गलत ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए हैं। हमने जो किया है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आप एक और ऑप्शन ये हो जाएगा डी और एक और आप ऑप्शन ई बना लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ई आप यहाँ पर बना लीजिए 155 डिग्री। ये जो कोण होगा ये कितना डिग्री का होगा, ये हो जाएगा आपका 155 डिग्री का। ठीक है, यानी कि कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री और प्लस 65 डिग्री बराबर 155 डिग्री हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 155 डिग्री हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हुआ है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर एक और ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा, ऑप्शन ई 155 डिग्री। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। हमें अगर आपसे जब भी अगर किसी त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण दिया गया हो और उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण अगर आपसे पूछा जाए तो आप बस इसी फार्मूला का यूज करिएगा। ठीक है, बस आप इसी फार्मूला का यूज करिएगा। तो यानी कि कोण OBC यानी कि इस कोण का मान आ गया हमारा 155 डिग्री हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए फिर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर हाथ से हैंड नोट यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सभी कोई देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि 5 अवलोकनों में x और x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का औसत मान 11 दिया गया है तो हमें x का मान बता देना है। देखिए यहाँ पर 5 अवलोकन है, कौन कौन है, x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है और x+8 है। ठीक है, यही ना है 5। और यहाँ पर देखिए और इसका औसत मान दिया गया है 11। तो हम लोग जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि औसत बराबर होता है पदों का योग और बटा में पदों की संख्या, यही ना होता है औसत बराबर। तो यहाँ पर देखिए इसके औसत मान दिया गया है 11। ठीक है, और पद है 5, तो यहाँ पर पदों का योग हम निकाल देंगे, ये हो गया हमारा, ऐसे हम बना देंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो यहाँ पर जो भी दिए गए हैं पद, इनका योग हमने कर दिया और 5 पद है तो बटा 5 और इसका औसत मान है 11, तो 11 हमने पुट कर दिए। अब हम यहाँ से आराम से x का मान निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए सभी कोई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55 बराबर कौगो x है, 1 2 3 4 5 x है तो 5x प्लस जोड़िए इस सबको 8 6 14 4 18 18 और 2 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20। x है 1 2 3 4 और 5 x है और 8 6 14 4 20 और 2 20। ठीक है, यानी कि 14 4 18 2 20। ठीक है, आगे क्या होगा, ये यहाँ देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 35 बराबर 5x 5 7 35, यानी कि x का मान आ गया 7 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
यानी कि x का मान क्या होगा भैया, तो x का मान हो जाएगा 7, x का मान हो जाएगा 7, x का मान हो जाएगा 7। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ से x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो है इस टाइप का क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्यूशन किए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। जरा देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर है x बराबर दिया गया है 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 का स्क्वायर, और y बराबर है 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब। तो हमें x और y का मौसा निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x बराबर क्या है, यहाँ पर 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 2, और y का मान दिया गया है कितना, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3। ठीक है, हमें मौसा निकाल देना है। मौसा निकालना है, किसका मौसा, तो x और y का मौसा। तो हम लोग जानते हैं मौसा यानी कि मौसा मतलब क्या होता है, HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन है दोनों, ठीक है, और ये भी दोनों कॉमन है, ये भी दोनों कॉमन है। तो जिसका ये देखिए इन दोनों में यहाँ पर ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है दोनों x और y में। ठीक है, तो जिसका कॉमन में जिसका पावर कम रहता है उसी को हम HCF में लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 2 का पावर 2 और 2 का पावर दोनों में यहाँ पर पावर बराबर है, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 2 का पावर 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 का पावर 3 है। तो इन दोनों में कम पावर वाला कौन है, तो 3 है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, 2 का पावर 2 यानी कि 4 गुना 3 बराबर 12 हो जाएगा मौसा। 12 हो जाएगा मौसा, यानी कि x और y का मौसा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका मौसा। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया है तो आप मेरा एक और ट्रिक देखिए, आप मेरा एक और ट्रिक देखिए। इस ट्रिक में आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 का पावर 2 है, यहाँ पर क्या है कि 2 का पावर 2 कहने का मतलब 2 जो है गुना में 2 बार है। तो यहाँ से हम किसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ जब देखिए 2 का पावर जो 2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 गुना 2, और यहाँ 1 है तो 1 3 है तो 1 3 लिख दिए, और यहाँ देखिए फिर 5 का पावर 2 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 गुना 5। इतना आप समझे है कि ना समझे है। ये किसका मान है, ये x का मान है, और ये है आपका y का मान। ठीक है, ये क्या है, y का मान है। तो यहाँ पर देखिए y, फिर यहाँ y में देखिए 2 का पावर 2 है तो कहने का मतलब 2 गुना 2, और 3 का पावर 3 है तो कहने का मतलब ये कि 3 गुना 3। अब जो कॉमन है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पर लाइट जरा चली गई है, अब हम क्या करें, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। आपको जो है लाइट जरा कम दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप मेरे बात को समझिए, यहाँ पर क्या है, ये है आपका, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, और फिर ये हो जाएगा कॉमन दोनों में होगा, और फिर देखिए ये 3 भी दोनों में कॉमन है, ये 3 कॉमन है। अब देखिए अब कोई कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि मौसा ऑफ x एंड y। तो क्या होगा, देखिए ये जो कॉमन है ना इसको हम लिख देंगे एक बार, यानी कि 2, ये जो कॉमन है इसको एक बार लिखेंगे, फिर गुना ये जो कॉमन है 2 इसको फिर हम एक बार लिखेंगे, और फिर गुना ये जो देखिए 3 भी कॉमन है ना तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3, यानी कि 2 दूना का 4 तिया 12। इसलिए मौसा कितना आ गया, मौसा किसका मौसा, तो x और y का मौसा आ गया यहाँ पर 12 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो अगर हम क्या करें, ऑप्शन की बात करें, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो
अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक करिए, अपना जो है कमेंट करिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन में या फिर कौन सा कंसेप्ट समझ में नहीं आया है। अगर आपको कोई भी डाउट भी नहीं है तब भी आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। और क्या करिए, आप जो है अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फायदा उठा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।